वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस इवेंट में, जहां पर हम मौसमी मैम के साथ स्टोरी सुनने वाले हैं। और आज का जो हमारा इवेंट है वो स्पॉन्सर्ड है कुकू एफएम के थ्रू। तो आप सभी को पहले मैं कुकू एफएम के थ्रू एक स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी। और उन स्टोरीज को सुनने के लिए आप लोग भी अगर ऐसे स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को इन कॉल मैसेज पे लिंक दे दिया गया है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इन स्टोरीज को आप अपने फोन में भी कभी भी घर पर बैठ के आराम से सुन सकते हैं। अभी एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और शेयर कर देती हूँ आज का कुकू एफएम के थ्रू एक अमेजिंग स्टोरी आप लोगों के लिए। जय श्री राम। आज इस सत्र में आप आ चुके हैं श्री रामचरितमानस की वर्णन पर, जहाँ पर आप वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महाकाव्य पवित्र परम पूजनीय रामायण श्री राम भगवान की आदर्श वाणी से रूबरू होंगे और जीवन को एक नए सिरे से जीने के 11 तरीके जानेंगे। तो चलिए सब एक साथ मिलकर श्री पुरुषोत्तम राम भगवान के आदर्शों को सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। मैं राज की जुबानी ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मच जाए। जय श्री राम। रामायण से पृथक सीख। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये सबसे बड़ा रामायण पाठ है। जब प्रभु श्री राम लंका पर मार्च कर रहे थे तब सभी प्रकार के लोग उनकी सेना में थे। हर कोई मौजूद था, मनुष्यों से लेकर जानवरों और पक्षियों तक। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का समर्थन किया। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और उन सभी के चरित्र अलग थे, लेकिन फिर भी उनमें एकजुटता थी। और यही वह बात है जो हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकलने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के भाइयों में प्रेम था। इस तरह के प्यार में लालच, गुस्सा या विश्वासघात के लिए बहुत कम जगह थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ निर्वासन में रहे। दूसरी ओर भारत ने अपने बड़े भाई के लिए सिंहासन पर बैठने का मौका ठुकरा दिया और सदैव उनकी बाध्यताओं पर सिंहासन पर विराजमान कर प्रजा की सेवा की। भाईचारे के प्यार का ये प्रथम पाठ है। हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। हमारा भारत देश विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कहीं उत्तर में पहाड़ों की ठंड तो वहीं दक्षिण में समुद्र की उमस, पश्चिम में थार का रेगिस्तान तो वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी। न जाने कितनी भाषाएं, न जाने जीवन जीने के कितने रंग रूप, कितनी सांप्रदायिकता और कितने खान पान के तरीके। हमारा हिंदुस्तान अनगिनत विविधताओं का घर है। धर्म, जुबान, खान पान, पहनावा, सब कुछ अलग होते हुए भी हम समान हैं। हम एक नाम और एक कर्म से अपने आप को पहचान देते हैं और वो पहचान है भारतीय। खूबसूरत है, विविधता में एकता का परम उदाहरण है। पवित्र रामायण से दूसरी सीख जानने के लिए जो कहती है बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए रामायण से दूसरी सीख जरूर सुनिएगा। चलिए, आई होप अब सभी को पहला अध्याय बहुत अच्छा लगा, पहला स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को इन कॉल मैसेज पे मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में और घर पर कभी भी बैठ के आराम से इन अमेजिंग स्टोरीज को सुन सकते हैं कुकू एफएम के थ्रू। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं आज हमारी अमेजिंग स्टोरीज के तरफ, हमारी ओजी मौसमी मैम की तरफ। मौसमी मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। स्टार्ट कर लीजिए मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार,
सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पावन दिन, मकर संक्रांति का दिन, बहुत आप लोगों के जीवन में आज के दिन के बाद से मुझे लगता है सबके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानी है, सब दूर होने वाली है। हम एक नए सूर्य, नए दिन, नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। कल था साल का पहला पूर्णिमा, तो इन सब पॉजिटिव वाइब्स को साथ लेते हुए शुरू करती हूँ आज की कहानियों का सफर। पहली कहानी है जिसका शीर्षक है सुंदरता। एक सभा में गुरुजी ने प्रवचन के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा करके पूछा कि आप मुंबई में जुहू चौपाटी पे चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, तो आप क्या करोगे? युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। तो गुरुजी ने पूछा, वो लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़ के भी देखोगे? तो लड़के ने कहा, हाँ, अगर धर्मपत्नी साथ नहीं हो तो। और सभा में सभी हंस पड़े। गुरुजी ने फिर पूछा, जरा ये बताओ, वो सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? गुरुजी ने उस युवक से कहा, अब जरा सोचिए। तो 5-10 मिनट सोचने के बाद युवक ने कहा कि थोड़ी देर तक तो, जब तक वो दूसरा कोई नया सुंदर चेहरा ना देख लूं तब तक तो याद ही रहेगा। तब उन्होंने कहा आगे कि आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको पुस्तकों का एक पैकेट देते हुए कहा कि मुंबई में अमुक महानुभाव के यहाँ के पैकेट पहुंचा देना। जब आपने उनका घर देखा तो वो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियां, 5 चौकीदार खड़े हैं। आपने पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई तो वे महानुभाव खुद बाहर आ गए और आपसे आग्रह करके आपको घर में ले गए, पास में बैठाकर गरम गरम खाना खिलाया। जाते समय आपसे पूछा, आप कैसे आए हैं? आपने कहा, लोकल ट्रेन में। तो उन्होंने ड्राइवर को बोल करके आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति महानुभाव का फोन आया, भैया आप आराम से पहुंच तो गए ना? तो अब आप बताइए कि आपको वो महानुभाव कब तक याद रहेंगे? तो युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। तो गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये है जीवन की हकीकत। शिक्षा क्या है कि सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर हमारा सुंदर व्यवहार वो जीवन भर याद रहता है। तो बस यही है जीवन। और गुरु मंत्र, अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज्यादा अपने व्यवहार की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन खुद के लिए भी आनंददायक रहेगा और हमसे मिलने वालों के लिए भी। तो ये थी एक छोटे से प्रसंग के द्वारा हमारे व्यवहार को सुंदर करने की प्रेरणा। तो आगे बढ़ते हैं। एक ये कहानी है समझौता, पारिवारिक परिदृश्य की कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपके आसपास इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, खाना बनाना भी नहीं आता। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक वही के वही हाल। ये खाना कोई खाने लायक है? आज भी मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। नमन के टिफिन में तो अचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग की नहीं मिलती। सासू माँ का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते 4 बातें सुनाई भी जा रही थी। पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे से तो बोलती नहीं थी। रसोई में काम करती सुनैना को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसने तो नमन को टिफिन पैक करके देना था, इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा था कि जल्दी जल्दी वो हाथ चलाए, और उसी में वो लगी हुई थी। दरअसल आज सुनैना ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी। घर में छाछ नहीं थी। उसने घर में सभी से कहा, लेकिन कोई लाने को तैयार नहीं था, तो उसने छाछ की जगह टमाटर डाल दिए। सासू माँ और नमन को आलू की सब्जी में छाछ पसंद है। बस उसी बात को लेकर उनका बोलना जारी था। सुनैना जब भी खाने में कोई भी बदलाव करती, कुछ भी नया करती, तो उसकी सास उस बात को आसानी से पचा नहीं सकती थी। यहाँ तक कि उसका पति नमन भी नहीं। इसलिए टिफिन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर पति की तरफ से भी सुन लिया। जब पता है कि कोई खाता नहीं है तो बनाती क्यों हो?
अपने आप को बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती तुम। सुनैना ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना लेकर कमरे में चली गई और खाना खाने बैठी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो, बाकी तो सबको भूखा मारो। सुनैना का जी तो चाहा खाना छोड़कर उठकर खड़ी हो जाए, पर अन्न का अनादर नहीं करते ना, यही सोचकर जैसे तैसे उसने 2 पराठे खाए और फिर से अपने काम पे लग गई। अक्सर ही ऐसा होता था, इस घर में अगर जरा सा भी खाने में कोई बदलाव हो जाता तो सुबह से शाम तक उसको 10 बार सुना ही दिया जाता था। किसी का भी खाना हजम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये घर में ही होता, अगर बाहर भी खाना खाने गए तो वही खाना पड़ेगा जो सब खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले सासू माँ नमन और सुनैना के साथ मार्केट जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई तो सासू माँ और नमन ने अपने लिए छोले टिकिया ऑर्डर किया। अभी 3 दिन पहले तो वो जब उसका टिफिन का आ रहा है तो नमन ने अपने लिए छोले टिकिया तो ऑर्डर कर लिया था, जबकि सुनैना का डोसा सांबर खाने की इच्छा थी, लेकिन नमन छोले टिकिया ही लेकर आया। नमन जी, मेरी ना ये खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो डोसा सांबर खाना था। "हम्म, वो भी भला कोई खाने की चीज है? इसे खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं मानती हूँ टेस्टी है, पर मेरी इच्छा, अब तुम्हारे लिए क्या अलग से लेकर आता? पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है ना। देखो बहू, बात पैसों की नहीं है, जो सब लोग खा रहे हैं तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। अब की बार सासू माँ ने कहा तो सुनैना कुछ भी नहीं कह पाई। सुनैना का जी भर आया, पर चुपचाप छोले टिकिया खाए और सबके साथ घर रवाना हो गई। आज शाम को ननद के होने वाले सास ससुर आ रहे थे तो घर में छोले भटूरे बन रहे थे। सुनैना को छोले ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद है। सुनैना जब छोले बनाने लगी तो उसने ग्रेवी के साथ एक कटोरी छोले अलग से निकाल कर रख लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार कर दिया। जब सासू माँ ने उस एक कटोरी छोले को देखा तो उन्होंने उसी बात को लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। बहू, ये एक कटोरी छोले अलग क्यों निकाल कर रखे हैं? मम्मी जी, वो मुझे भटूरे के साथ ना रसेदार छोले पसंद नहीं थे, तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। अब एक ही घर में तुम 2 भाग करोगी? क्या कमी होती है रसेदार छोले में जो तुम इस तरह की हरकत कर रही हो? हम सबको तो इसी तरह के छोले पसंद है। कल को नई बहू आएगी तो तुमसे वो भी यही सब सीखेगी, तुम यही सब सिखाओगी उसको। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे जवाब देती हो? नमन, अभी के अभी किचन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ की तेज आवाज सुनकर नमन रसोई में आ गया। उसके साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी नमन की तरफ करते हुए कहा, देखो, तुम्हारी पत्नी को अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखे हैं उसने। पता नहीं और क्या क्या हरकतें करती होगी हमारे घर में। नमन ने गुस्से से सुनैना की तरफ देखा। सुनैना, ये क्या हरकत है? ये क्या कर रही हो तुम? नमन जी, मुझे ना रसेदार छोले नहीं भाते, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ एक कटोरी छोला अलग से निकाल कर रखा। तो जो सबके लिए बनता है तुम वो खा क्यों नहीं सकती? अरे बाबा, थोड़ा तो बदलाव करो अपने में। अपने पति की बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। बदलते बदलते इतना बदल गई कि कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। आप सब लोग एक दिन भी अपने खाने का स्वाद बदलाव नहीं कर पाते, तो सोचो, बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुंह में रखा उसको मैं कैसे बदल लूं? आप लोगों का खान पान हमारे घर के खान पान से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि इस घर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूं। पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ बहू को करना है, घर के लोगों को नहीं। तो आप लोग चाहो वही मैं खाऊं। पर ये क्या बात हुई? मैंने कौन सा अलग से खर्चा करके कुछ और बनाया है? जो बन रहा था उसी में से कटोरी निकालकर अलग रख ली। 100 दिन में अगर एक दिन मैंने अपनी मर्जी का खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्जी के अनुसार ही खाती हूँ। जब देखो तब जो सब खाते हैं वही तुम खाओ। तो कभी आप लोग भी तो मेरी मर्जी का कुछ खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। आप लोग भी तो अपने अनुसार जब टेस्ट बदलना चाहते हैं तो बाहर खा लेते हैं।
मैं क्या अपने स्वाद में जरा सा भी अपने जैसा नहीं खा सकती? आप लोग बदलाव नहीं कर पाते? सोचो, बचपन से लेकर मैंने जो रखा है अपने मुंह में, वो अब मैं कैसे बदल लूं? अब बहू तो अकेली बाहर भी नहीं जा सकती, तो भला टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ, तो क्या कभी आप लोग मेरे अनुसार नहीं खा सकते? सुनैना की बातों का अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा होता है, हम नई बहू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे घर के तौर तरीके, हमारे स्वाद को ही जुबान पे चढ़ा ले, लेकिन कभी उनको भी उनकी तरह जीने दिया जाए। काफी बदलाव आ रहा है समाज में, उम्मीद है हम और बदलेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कैमरे पे आएंगे। सबने अपना अपना कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है। प्लीज आप लोग कैमरे पे आइए, आई विल फील बेटर। टीचर ने क्लास में सभी बच्चों को एक खूबसूरत टॉफी दी और फिर एक अजीब बात कही। सुनो बच्चों, आप सभी ने 10 मिनट तक अपनी टॉफी को खानी नहीं है। और ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर चले गए। आपको पता होगा, बच्चों के हाथ में टॉफी आए और उनको कहा जाए कि तुमको खाना नहीं है, तो बच्चों के लिए कितनी मुश्किल वाली बात होती है। तो कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया था। हर बच्चा उसके सामने पड़ी टॉफी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और टीचर क्लासरूम में आ गए। समीक्षा की। पूरे वर्ग में 7 बच्चे थे जिनकी टॉफियां ज्यों की त्यों थी, जबकि बाकी सभी ने टॉफी खाकर उसके रंग और स्वाद पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया था। टीचर ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में दर्ज कर लिया और नोट करने के बाद पढ़ाना शुरू किया। आपको पता है इस शिक्षक का नाम क्या था? इस शिक्षक का नाम था प्रोफेसर वॉल्टर मार्शल। कुछ वर्षों के बाद प्रोफेसर वॉल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में शोध शुरू कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें पता चला कि सातों बच्चों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया है और अपने अपने फील्ड में लोगों की संख्या में और लोगों के मुकाबले सबसे सफल हैं। प्रोफेसर वॉल्टर ने अपने बाकी वर्ग के छात्रों की भी परीक्षा की, समीक्षा की, तो पता चला कि उनमें से ज्यादातर एक आम जीवन जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सख्त आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो इस सभी प्रयास और शोध का परिणाम प्रोफेसर वॉल्टर ने एक वाक्य में निकाला, और वो था कि जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। यानी देखिए धैर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और उसका नाम मार्शमेलो थ्योरी रखा गया, क्योंकि प्रोफेसर वॉल्टर ने बच्चों को जो टॉफी दी थी उसका नाम था मार्शमेलो। ये फोम की तरह नरम थी। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ एक गुण, धैर्य, वो पाया जाता है, क्योंकि ये बखूबी इंसान के बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाती है, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता और वो एक असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है। तो धैर्य ही जीवन का सार है। किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्यच्युत नहीं होना है। एक थोड़ी सी सामाजिक कहानी की ओर लौटते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि नादानी में बच्चियां कुछ गलत कदम उठा ले जाती हैं और उसके बाद उन्हें अफसोस होता है। पापा के लाख मना करने के बावजूद मैंने 3 साल पहले घर से भागकर पंकज से शादी कर ली। शादी के पहले पंकज ने मुझे बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चला, फिर वो धीरे धीरे, इसी बीच एक दिन मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं। पंकज मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर भड़क गया और मुझे अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मेरे पास सारे पैसे भी खत्म हो गए थे और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था।
भूख से टूटकर और मन से हार कर जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तो मुझे पापा की याद आई। अपने हारे हुए मन से मैंने पापा को फोन लगाया। पापा की जी भर के रो लेने के बाद जब थोड़ा सा मन हल्का हुआ तब पापा को मैंने सारी बातें बताई और रोते हुए मन से कहा कि पापा, मुझे एक बार और तुम संभाल लो, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। आवाज बंद हो गई और मैं बेहोश हो गई। इतना कहकर मेरी जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा सर पापा की गोद में था और वो मेरे सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रहे थे। उस दिन समझ आ गया कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भी प्यार नहीं करता और सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ खुशियां और प्यार ही देते हैं। ये एक समाज को देने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी, जब हम किसी टीनेजर लड़की या लड़के के साथ बात करते हैं, आप इस प्रसंग को उनको सुना सकते हैं। बीइंग अ सीनियर सिटीजन्स, ये हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है कि इस तरह की घटनाओं से हम उनको अवगत कराएं कि प्यार जैसी अमूल्य निधि के लिए कभी भी कोई दूसरा आपको आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार कर ही नहीं सकता। आप इस बात पर अपना विश्वास कायम रखें। जितना हो सके टीनेजर बच्चों के साथ इस भावना का प्रचार प्रसार कीजिए ताकि समाज में बच्चियां गलत कदम ना उठाएं। अब बढ़ते हैं हमारी कहानियों की दुनिया की अगली कहानी। एक किसान था, उसके पास 500 बीघा जमीन थी। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, खुशहाली का माहौल था। किसान के 4 पुत्र थे, सभी शामिल रहते थे, एक साथ ही रहते थे। चारों पुत्रों की शादियां हो चुकी थी, सबके बच्चे भी थे। भरा पूरा संयुक्त परिवार था। घर का हिसाब व आर्थिक व्यवस्था का संचालन उनका सबसे बड़ा पुत्र करता था। बड़े पुत्र के परिवार संचालन से सब खुश थे, क्योंकि किसी को भी कोई काम करना पड़ता था तो सब सदस्यों को हाथ खर्च हेतु खूब रुपए मिल जाते थे। बड़ा पुत्र भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। कभी विदेश घूमने जाता तो कभी होटलों में मौज मस्ती करता। घर का कोई सदस्य उसका विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बिना काम किए ही रुपए पैसे मिल जाते और सब मौज मस्ती करते। रोज घर में मिठाइयां बनती, सबकी पसंद के कपड़े गहने आदि मिल जाते। एक बार बड़े पुत्र को किसी काम से 1-2 साल के लिए घर से बाहर जाना पड़ा एवं घर का संचालन की जिम्मेदारी दूसरे नंबर के पुत्र को दी। दूसरे नंबर के पुत्र ने परिवार की बागडोर संभाली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि लगभग आधी जमीन एक साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी। उसने परिवार के किसी सदस्य को कुछ नहीं बताया और अपने काम में लग गया। परिवार के प्रत्येक सदस्य को काम बता दिया, स्वयं भी दिन रात मेहनत करता व परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रेरित करता। किसी को भी फालतू रुपए पैसे नहीं मिलते एवं सबको काम करना पड़ता। उसने धीरे धीरे साहूकार का सारा ऋण चुकता कर दिया एवं अपनी सारी जमीन वापस छुड़वा ली। अब परिवार के सब सदस्य उससे नाखुश रहने लगे, क्योंकि अब सबको मेहनत करनी पड़ रही थी एवं फालतू शौक के लिए, फैशन के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो सबने मांग करना शुरू कर दिया कि वापस परिवार की बागडोर बड़े पुत्र को ही दे दी जाए। ठीक ऐसा ही हाल हमारे देश का है। मैं थोड़ा सा राजनीतिक हो रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। बड़ा पुत्र जो है ना, वो है कांग्रेस और छोटा पुत्र है मोदी जी। कांग्रेस के आला कमान ने देश का गहना गिरवी रखकर एवं विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं भी खूब मौज मस्ती की और देशवासियों को भी मुफ्त में खाने की आदत डाली। 1947 से लेकर आज तक केवल पिछले 4 वर्षों में भारत ने विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 4 साल से भारत ने विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं लिया, बल्कि पहले का कर्जा चुकाया है। तो भारत पहले 9वें नंबर पर था, आज विश्व के 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बन चुका है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी ने ऋण माफी की घोषणा क्या की, जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे दिया। सबको हराम की कमाई चाहिए, देश जाए भाड़ में। यही हाल रहा तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब पुनः अरबों खरबों के घोटाले फिर से होने शुरू हो जाएंगे। अकेले मोदी जी क्या क्या करेंगे? कोई सदस्य मेरी बात को पर्सनल मत लीजिएगा, ये मेरे मन के उद्गार थे जो मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने व्यक्त किया। आप लोग जरा सोचिएगा, मुझ पे
कोई तोहमत, कोई इल्जाम मत लगाइएगा। ऐसा मुझे लगा, हो सकता है आप लोगों को कुछ और लगे, लेकिन ये हकीकत है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजनीतिक बातें करने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। एक राजा ने ये ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज को हाथ लगाया वो चीज उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को, तो कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का मुख्य दरवाजा खुला, सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजों को पाने के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीज को हाथ लगा दूं, ताकि वो कोई दूसरा ना उस चीज को हाथ लगा दे और वो चीज हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक शख्स राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचकर उसने राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को एक अवसर दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक हम सबको हर रोज एक अवसर देता है, लेकिन अफसोस हम लोग भी हर रोज गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने के बजाय उस परम पिता की बनाई हुई दुनिया की चीजों की कामना करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर ही नहीं करते कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले प्रभु को भी पा लिया जाए। अगर एक बार प्रभु हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई हर चीज देर सवेर हमारी तो हो जाएगी, है ना। तो ये थी आज की कहानियां। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हैं और अब मुझे इंतजार है आप लोगों के वक्तव्य का। ओके, थैंक यू सो मच मौसमी मैम इतनी अमेजिंग कहानियां सुनाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने अपने फीडबैक शेयर करें। उससे पहले मैं एक कहानी आप लोगों को कुकू एफएम के थ्रू सुनाना चाहूंगी, जो आप लोग सुन पाएंगे अभी। एक सेकंड दे दीजिएगा। जिसका टॉपिक है बुराई पर अच्छाई की जीत। आई होप आप सभी को अच्छी लगे ये कहानी। रामायण से दूसरी सीख, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी खोज यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। जिस तरह से रावण ने माँ सीता पर बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को हराया और माँ सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार यह है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली या महान क्यों ना हो, लेकिन अपने अच्छे इरादों और सद्गुणों के कारण केवल सत्य ही जिनके अंत में विजयी होता है। चाहे कितना भी हम भूलने की कोशिश करें, मगर 26/11/2008 की वो खौफनाक रात हम सभी को याद है। एक दर्दनाक और कहर से भरी काली रात की, जब आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के हर घर को कहर में डाल दिया था। 2 दिन तक ताज होटल पर कब्जा करने के बाद और अनगिनत मासूम जानों की हत्या करने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये आतंक का आलम और डर का एहसास कभी खत्म ही नहीं। हमारे कितने वीर जवानों ने, मुंबई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने कर्म को अपने परिवार और खुद से भी आगे रखकर अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हो हिंदुस्तान की गरिमा को बचाया। और जब 3 दिन बाद काले आसमान से धुआं उठा और हवा में शांत खामोशी का एहसास हुआ, तब आंखें नम थी, आंसू थे, दिल शहीदों पर रहा था, ना कि इन बुज़दिल और सन की आतंकवादियों को याद कर रो रहा। इसलिए बुराई कितनी भी बड़ी और कितनी भी महान क्यों न दिखे, मगर अच्छाई के सामने बड़ी छोटी होती है और जीत अंत में केवल अच्छाई की ही होती है।
पवित्र रामायण से तीसरी सीख जानने के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण ही सब कुछ है। ना क्यों और कैसे है ये जानने के लिए आने वाले इस तीसरे अंश को सुनेगा। चलिए, ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए आप लोगों को लिंक इनकॉन मैसेज पे दे दिया गया है। आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप लोग घर पर बैठ के आराम से ऐसी अमेजिंग कहानियां सुन पाएंगे। और थैंक यू सो मच सभी का इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप मकर संक्रांति आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच आप सभी का।